हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीते काफ़ी लंबे समय से सरकार के ऊपर सेना के आधुनिकीकरण, वेतन, पेंशन, भत्ते, इन सभी को लेकर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनी हुई है। और सैन्य आधुनिकीकरण के अलावा जो वेतन भत्तों की बात है उसमें सरकार का बहुत ज़्यादा राजस्व व्यय भी होता है। इसके अलावा रोजगार से जुड़े जो मुद्दे हैं वो भी सरकार को एक ऐसे कॉर्नर पर लेकर के जाते हैं जहाँ पर सरकार के सामने सवाल खड़े होते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक योजना शुरू की है, खासकर रक्षा मंत्रालय से जुड़ी यह योजना है, जिसमें सेना के अंतर्गत जो भर्ती है, सेना में तीनों ही सैन्य सेवाएं आ जाती हैं, उनमें जो भर्ती की प्रक्रिया है उससे जुड़ी एक योजना शुरू की गई है। इस योजना में बहुत सारी विशेष बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो योजना का नाम है अग्निपथ योजना, जो कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना तीनों से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए शुरुआत करें इस पूरे खबर की। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक ट्वीट करके एक जानकारी दी है, जिसमें केंद्र सरकार की जो कैबिनेट कमेटी है उसने एक फैसला लिया है, जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो कैबिनेट की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है कि एक अग्निपथ योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके अंतर्गत जो सेनाओं में भर्तियां हैं, तीनों ही सेनाओं में, उसकी प्रक्रिया को एक नया बदलाव करके जोड़ा जाएगा। तो ये बदलाव क्या है, किस तरह से इस योजना को शुरू किया गया है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, जो कि नया रक्षा भर्ती सुधार और तीनों सेवाओं में सैनिकों की भर्ती से जुड़ा हुआ है। योजना का नाम क्या है? अग्निपथ योजना। तो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सरकार का एक उद्देश्य है, लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती की जाए। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि एक बहुत बड़ी संख्या इसके अंतर्गत शामिल की गई है, जिससे बहुत सारे लोग रोजगार से जुड़ सकते हैं। अब इस योजना के तहत जो लोग चुने जाएंगे उनको कहा गया है अग्निवीर। ठीक है, नाम बहुत अच्छे लग रहे हैं, अग्निपथ पर चलने वाले अग्निवीर। ठीक है, आप में से कई लोग जो तैयारियां कर रहे हैं इसके बारे में देख सकते हैं। तो इस योजना के तहत जो अग्निवीर चुने जाएंगे वे केवल 4 वर्षों की सेवा के लिए ही चुने जाएंगे। लेकिन इन 4 वर्षों की सेवा के तहत जो लोग चुने गए हैं उनमें से, यानी कुल वार्षिक भर्तियों में से 25% लोगों को स्थायी कमीशन भी दिया जा सकेगा। और ये 25% जो लोग होंगे वे क्या करेंगे? अगले 15 वर्षों तक सेवा कर सकेंगे, इनको सेवा की अनुमति दे दी जाएगी। योजना की कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं। तो इस नई प्रणाली केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए ही लागू की गई है, यानी जो लोग सेना में अधिकारी हैं किसी भी स्तर पर, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, तो वे इससे बाहर हैं। जो अधिकारी रैंक से नीचे के जो लोग हैं, सैनिक हैं, उनको इसके अंतर्गत भर्तियां की जाएगी। तो सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक के तहत इनको शामिल किया जाएगा। फिर अगर इस 4 साल की भी हमने बात की, 4 साल के बाद अगर वे परमानेंट सर्विस में आते हैं 15 वर्षों वाली, तो फिर उनकी रैंक वापस से उसी सेवा और शर्तों के अनुरूप कर दी जाएगी। ठीक, अब बात करें कि इसमें कितने साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं इस सेवा के लिए। तो 17.5 वर्ष यानी 17.5 साल से 21 साल जिनकी आयु होगी वो लोग इसके लिए पात्र माने जाएंगे, यानी इस आयु वर्ग के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और भर्ती की प्रक्रिया और भर्ती के मानक क्या होंगे? वही सामान्य मानक जो सेना और या फिर बाकी सेवाओं की भर्तियों के लिए होते हैं, वही मानक इसके लिए भी रखे गए हैं। अब एक और बात कि तीनों सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से नामांकन किया जाएगा, और जो भर्ती रैलियाँ होंगी उनके जरिए साल में 2 बार भर्तियाँ कराई जाएंगी। ये जो पॉइंट्स यहाँ पर हम मार्क करते हुए चल रहे हैं, इन बात को ध्यान दीजिएगा कि यही जो लाइनें हैं ये सवाल के रूप में पूछी जा सकती हैं। अगर योजना से कोई भी सवाल बनता है तो जो बातें हैं उनको ही पूछा जाएगा स्टेटमेंट के रूप में। इसके अलावा जो लोग चुन लिए जाएंगे, हमने 4 साल की बात की थी कि 4 साल की सेवा होगी, तो जो लोग चुन लिए जाएंगे उनको 6 महीने का तो प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक, 6 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम, और उसके बाद जो बाकी का 3.5 साल का समय बचेगा, 3 साल 6 महीने का, वे तैनाती में गुजारेंगे। 4 साल की ये सेवा होगी। ठीक, अब जो सेवा है उससे लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है, हम देख रहे हैं। तो रोजगार के अंतर्गत और क्या मिलेगा, यानी क्या वेतन और भत्ते रखे गए हैं। चूंकि 4 ही साल की सेवा है तो क्या उसके तहत दिया जाएगा। तो हमें समझना होगा कि इस पूरे प्रक्रिया के अंतर्गत जो वेतन और भत्ते निर्धारित किए गए हैं वे इस हिसाब से हैं कि लगभग इसमें बेसिक पेमेंट एक रखी गई है पर मंथ के लिए। उसमें से कुछ जो ओवरऑल सैलरी है, मान लीजिए जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, पहले साल के लिए जो सैलरी होगी, जो वेतन होगा वो होगा 30,000 रुपये।
ठीक। लेकिन इस 30,000 रुपये को डिवाइड कर दिया गया है, विभाजित किया गया है। कैसे? इस 30,000 रुपये में से 21,000 रुपये जो होंगे पहले साल की सेवा में, वो उस व्यक्ति को जो चयनित हुआ है, जो सेवा में लगा हुआ है, उसको वेतन दिया जाएगा। और बाकी का जो 9,000 रुपये होगा वो उसके वेतन से कट करके उसके लिए जो सेवा निधि एक बनाया गया है फंड, उसमें डाल दिया जाएगा। और सेवा निधि में यानी लगभग 30% का जो कंट्रीब्यूशन वो व्यक्ति दे रहा है अपने वेतन से, उतना ही कंट्रीब्यूशन, उतना ही जो योगदान है वो कौन देगी? भारत सरकार। इसी तरह जो पहले वर्ष की जो सैलरी होगी वो यहाँ पर दी हुई है 30,000, दूसरे वर्ष में होगी 33,000 रुपये। 33,000 रुपये के अंतर्गत जो वेतन मिलेगा 23,100 रुपये वेतन मिलेगा और 9,900 रुपये उसका काट लिया जाएगा सेवा निधि के अंतर्गत। तीसरे साल में जब वो पहुंचेगा तो 36,500 रुपये उसका वेतन हो जाएगा और उसे मिलेंगे 25,580 रुपये, और जो कटेगा वो कटेगा 10,950 रुपये। और चौथे साल की जब वो सेवा में आएगा तब उसका वेतन होगा 40,000 रुपये, जिसमें से कि 28,000 रुपये उसको मिलेंगे और 12,000 रुपये उसकी सेवा निधि के अंतर्गत उसका कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। अब जब वही व्यक्ति रिटायरमेंट लेगा, यानी 4 साल बाद जब वह सेवा से बाहर आएगा, तो उसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा लगभग 10,04,000 रुपये के आसपास होगा। और इसमें बाकी चीज़ों को मिला करके लगभग 11,71,000 रुपये के आसपास उसको सेवा निधि पैकेज के अंतर्गत दिया जाएगा 4 साल के अंतर्गत। ठीक है। अब ये तो हुई वेतन की बात। इसके अलावा कुछ अन्य शर्तें हम देखें। जो आर्थिक पैकेज है वो क्या दिया जाएगा? आर्थिक पैकेज में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के लिए उसको 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर दिया जा रहा है। इसी तरह से सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख रुपए का अतिरिक्त एक अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अलावा जो सेवा निधि होगी, ठीक, सेवा निधि तो मिलेगी ही, 4 वर्षों तक सेवा ना किए गए हिस्से का भी भुगतान होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति उस नौकरी को कर रहा है, उसके बाद वो 2 साल के अंतर्गत उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 2 साल के बाद उसकी जो सर्विस का टेन्योर था 2 साल और बचा हुआ है, तो उस बचे हुए 2 साल का वेतन भी मिलेगा। इसके अलावा जो 48 लाख रुपए है जीवन बीमा कवर और 44 लाख रुपए का अनुग्रह राशि, ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि यहाँ पर दी जा रही है। इसी तरह जो विकलांगता की अगर स्थिति बनती है तो उसकी भी क्षतिपूर्ति की जाएगी, यानी जितने फीसद अक्षमता होगी चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद उसी आधार पर उसको विकलांगता के तहत राशि दी जाएगी। यानी 100%, 75% और 50% विकलांगता की स्थिति में 44 लाख रुपए, 25 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो ये पूरी व्यवस्था सरकार ने इसलिए शुरू कर दी है कि जो एक पेंशन और वेतन से जुड़ी जो समस्या सरकार के सामने थी, यानी कि जो रेवेन्यू खर्च सरकार के ऊपर आ रहा था, राजस्व व्यय आ रहा था, कहीं ना कहीं उसका एक निदान करने की कोशिश की है। अभी हम लाभों में इस चीज़ को देखेंगे। इसके अलावा जो रोजगार से संबंधित मुद्दे थे कि बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था, उनको जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया है, ये भी लाभ के मुद्दों में शामिल हो जाएंगे। हालांकि सरकार ने ये बात नहीं कही है कि सरकार इस योजना को इस वजह से ला रही है कि सरकार को वेतन या भत्तों पर खर्च करने में दिक्कत हो रही है। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं वो इस बारे में बात करते हैं। अब जो सरकार का राजस्व व्यय है वो कितना व्यय सरकार कर रही है, कितना सरकार ने आवंटन किया है, इस चीज़ों को हम देखते हैं। तो सरकार का रक्षा बजट देखना बहुत ज़रूरी होगा, तभी हम इस बजट को इस योजना से लिंक कर पाएंगे और इस योजना की प्रासंगिकता को जान पाएंगे। ठीक है। तो सरकार का कुल रक्षा बजट 5,25,000 करोड़ रुपए का है इस साल का, 2022-23 का। ठीक है। और पिछले साल जो बजट था वो कितना था? 4.78 लाख करोड़ रुपए, यानी इस बार का जो बजट है उसमें आवंटन बढ़ाया गया है। ठीक। तो इस साल जो आवंटित खर्च है उसमें से अगर हम राजस्व व्यय को देखें तो ये लगभग 3.65 लाख करोड़ रुपए का होगा, यानी कि 5.25 लाख करोड़ रुपए में इतना तो राजस्व व्यय ही हो जा रहा है। तो आप जानते ही हैं, अर्थव्यवस्था में आपने पढ़ा है कि राजस्व व्यय अच्छा होता है या पूंजीगत व्यय। तो सिंपल सी बात है कि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आप संपत्तियों का निर्माण करते हैं, पूंजीगत व्यय को अच्छा माना जाता है। यानी राजस्व व्यय आप जितना कम से कम करें उतना बेहतर होगा आपके आर्थिक स्थितियों के लिए। तो पेंशन में इस बार जो खर्च किया गया है, जो खर्च किया जाएगा, 1,19,696 करोड़ रुपए। ठीक है।
अब अगर हम पिछले साल का आंकड़ा देखें 2021-22 में, तो पेंशन का जो संशोधित अनुमान आया है उसके मुताबिक 1.17 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। संशोधित अनुमान का मतलब जानते ही आप लोग, रिवाइज्ड एस्टिमेट, यानी कि एक बार जब आवंटन करने की बात आती है, आवंटन के बाद कितना खर्च हुआ उसको रिवाइज्ड एस्टिमेट में लाते हैं, उसके बाद फिर आता है वास्तविक खर्च। ठीक, तो 2020-21 का चूंकि वास्तविक खर्च आ चुका है हमारे पास आंकड़ा, तो इसमें वास्तविक पेंशन बिल कितना आया है, 1.28 लाख करोड़ रुपए, यानी पिछले साल का जो संशोधित अनुमान है उससे भी ज़्यादा का खर्च हुआ है। इसी तरह 2020-21 में वेतन और भत्तों में 88,800 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया था। 2021-22 के लिए सेना के वेतन और भत्तों का जो संशोधित अनुमान है वो बताता है 99,800 करोड़ रुपए। ठीक, इस बात को आप सोच सकते हैं कि इतने ज़्यादा हमें जानने की क्यों आवश्यकता है। ये आंकड़े दरअसल वास्तविक आंकड़े हैं, इसलिए हमें इस बात का पता चलता है कि जो खर्च है वो कितना हो रहा है। क्योंकि अगर आप संख्या का एक अनुमान लगा करके चलते हैं या संख्या का कहीं मेंशन करते हैं तो आपका उत्तर और बेहतर होगा। ठीक, अब हम इस साल का अगर आंकड़ा देखें तीनों ही सेनाओं के लिए, तो थल सेना के लिए वेतन और भत्तों के लिए लगभग 1.07 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक, चूंकि थल सेना के लिए आपको दिख रहा होगा कि आवंटन बहुत ज़्यादा है बाकियों से। नौसेना के लिए कितना है, 9,133 करोड़ रुपए, और वायुसेना के लिए 18,346 करोड़ रुपए। थल सेना के लिए आवंटन इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि थल सेना के अंतर्गत जो थल सेना भारत की है सबसे बड़ी संख्या में उसमें लोग मौजूद हैं, लगभग 11 लाख से अधिक जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, वो मौजूद हैं। तो थल सेना के लिए जो बजट है सबसे बड़ा है यहाँ। ठीक, ऐसा भी अगर सवाल पूछा जाए सबसे बड़ा बजट किसके लिए रखा जाता है तो आपको पता हो। अब तीनों सेवाओं के लिए जो कुल वेतन और भत्ते हैं वो लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी में अगर हम पेंशन को जोड़ दें तो 1.2 लाख करोड़ रुपए पेंशन का खर्च है। दोनों को मिला लेंगे तो 2.55 लाख करोड़ रुपए का खर्च इस बार किया जाना है राजस्व व्यय के अंतर्गत। ठीक है, अगर आप पूंजीगत परिव्यय देखेंगे तो 2.33 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च के लिए रखे गए हैं। यहाँ पूंजीगत खर्च से आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझिए कि जो पूंजीगत खर्च है वही खर्च होगा सेना के आधुनिकीकरण में, सैन्य हथियारों में। सैन्य हथियारों के अलावा जो भी रक्षा से संबंधित जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, हथियार हों या फिर बख्तरबंद उपकरण हो, कोई भी चीज़ें हों, तो वो यहीं से खर्च होगा। लेकिन सारा खर्च अभी सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, वेतन और पेंशन में। तो ये खर्च राजस्व व्यय है, इसीलिए सरकार का मानना है कि कैसे इसको कम किया जाए। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस योजना के लाभ पर कि इस योजना से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। सबसे पहली बात, इस योजना को कहा गया है ऑल इंडिया ऑल क्लास भर्ती, यानी पूरे देश से सभी वर्गों से इस भर्ती को किया जाएगा। ठीक है, तो जो सैन्य बल हैं उनका एक युवा प्रोफाइल तैयार करने की बात है। ऐसा कहा गया है कि चूंकि देश की आबादी बहुत यंग है, इसलिए सेना के अंतर्गत भी जो जवान हैं, जो पर्सनल्स हैं, उनको यंग होना चाहिए। तो एज लिमिट आपने देखी है कि 17.5 साल से 21 साल तक के लोग इसमें भर्ती हो सकते हैं। तो एक जो पूरा आंकड़ा होगा, जो लोग भर्ती होंगे धीरे धीरे करके, वो आने वाले समय में अभी जो एक औसत आयु है 32 वर्ष की, उसमें घट करके लगभग 26 वर्ष हो जाएगी। अगले 6 से 7 सालों में जैसे जैसे पर्सनल्स रिटायर होते जाएंगे और इन लोगों की भर्ती होती जाएगी। ठीक, इसके अलावा ऐसा भी माना गया है कि जो नए लोग जाएंगे सेना में वो नई तकनीकों के साथ बहुत सक्षम होंगे, नई तकनीकों के साथ बहुत सहज होंगे, तो उनको अपनाने में भी आसानी रहेगी उनको। इसके अलावा ये कहा गया है कि उनको कि ये फ्यूचर रेडी सैनिक हैं, यानी कि अगर आने वाले समय में, चूंकि अगर 4 साल के बाद भी रिटायर हो भी जाते हैं, तो आने वाले समय में अगर देश को उनकी आवश्यकता होगी तो चूंकि उनकी 4 साल में इतनी ट्रेनिंग और सारी चीज़ें उन्होंने देख ली होंगी, तो वे वापस से इसमें जुड़ सकेंगे। ठीक, इसके अलावा जब वे 4 साल बाद रिटायर होंगे तो उन लोगों को स्किल से जुड़े सर्टिफिकेट्स और ब्रिज कोर्सेज कराए जाएंगे ताकि वे रोजगार से जुड़ सकें। ठीक, एक तो उनके जो सर्टिफिकेट होंगे, उनका जो प्रोफाइल होगा, उस प्रोफाइल में 4 साल की सेवा भी जुड़ जाएगी। ठीक, इसके अलावा जो कोर्सेज हैं वो भी उनको कराए जाएंगे, तो उनको जहाँ भी रोजगार के अवसर होंगे वो उपलब्ध हो सकेंगे, ऐसा लाभ का पक्ष कहता है। ठीक है, विरोधी पक्ष की भी कुछ बातें उनको भी देखेंगे। इसके अलावा युवा और अनुभवी कर्मियों के बीच में एक अच्छा संतुलन बनाया जा रहा है, ये बात भी इसमें शामिल कर दी गई है। ठीक, इसके अलावा अगर सरकार का एंगल देखें, सरकार को इससे क्या लाभ हो सकता है, तो पहला तो यही कि वेतन और पेंशन का जो व्यय है उसमें कमी आ सकती है। इसके अलावा जो सशस्त्र बल हैं उनका आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा, यानी कि रेवेन्यू खर्च हम
कम करने की कोशिश कर रहे हैं और पूंजीगत खर्च को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये लाभ हुआ। इसके अलावा अगर इस पूरे ओवरऑल प्रक्रिया से हम सामाजिक लाभ या और अन्य तरह के लाभों को देखें तो समाज में एक कुशल, अनुशासित और प्रेरित जनशक्ति का विकास हो सकता है। इस बात में बहुत बड़ी बात शामिल है, यानी कि ऐसा कहा गया है कि धीरे धीरे करके जैसे इस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं और लोगों को 4 साल की सैनिक सेवा में जोड़ते हैं, तो इससे समाज के बीच में जो युवा वर्ग होगा वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका होगा, ठीक, अनुशासित होगा और प्रेरित होगा देशभक्ति के लिए। यानी कि इस छोटी सैन्य सेवा के अंतर्गत क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पहली बात तो देशभक्ति की भावना विकसित होगी। वो जो युवा वर्ग है वो टीम वर्क के अंतर्गत काम करना सीखेगा। टीम वर्क के तहत शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा मिलेगा, उनकी शारीरिक फिटनेस बेहतर होगी, उनकी देश के प्रति निष्ठा बढ़ेगी। वे बाहरी खतरे और आंतरिक खतरों और प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थितियों में हमारे पास एक तरह का प्रशिक्षित कर्मी मौजूद होंगे जो ऐसी स्थितियों में देश की सेवा के लिए आगे आ सकते हैं, ठीक। इसके अलावा सेवा के दौरान उनको कौशल और अनुभव भी मिलेगा और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। देखिए यहाँ पर 2 बातें शामिल हो सकती हैं इस बात से। पहली बात तो ये जो बातें लिखी गई हैं एकदम ठीक बात है, ऐसा हो भी सकता है। अपने आप में कोई भी योजना लाई जाती है तो सरकार का प्राथमिक उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो इसका एक लाभ सरकार की तरफ से सेना के अंतर्गत भी हमने देखा, ये सामाजिक लाभ भी एक हो सकता है। लेकिन एक बात ये भी इसमें कही गई है, या फिर हम देखें तो इसमें जो आयु वर्ग की बात है, जैसे 17.5 से 21 वर्ष तक, ठीक है, जो लोग शामिल होंगे। अब यही जो आयु वर्ग है वो अपने आप में एक बहुत प्रमुख आयु वर्ग होता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर किसी नई चीज़ को सीखने के लिए, या फिर समाज में आगे बढ़ने के लिए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे कुछ युवा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन मौजूद नहीं हैं, अगर वे इस प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो वे इस प्रक्रिया से जुड़ने के बाद अपने 4 साल का जो समय है वो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर सीखने में ही खर्च करेंगे, और 4 साल बाद जब वे सेवा से बाहर आएंगे तब उनके पास एक फंड भी उपलब्ध होगा जिससे वे आने वाले समय में कार्य कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इसी का एक विरोधी तर्क ये भी दिया जा रहा है कि ये जो आयु वर्ग का समय है, मान लीजिए 4 साल बाद वह व्यक्ति बेरोजगार हो गया, ठीक, तो इस खास आयु वर्ग के दौरान वो अपनी स्किल्स को किसी और चीज़ के लिए विकसित कर सकता था, कुछ और नई चीज़ें सीख सकता था। ऐसे में अब वह इससे जुड़ चुका है तो ना उसको कॉर्पोरेट में बेहतर नौकरी मिल पाएगी, क्योंकि वो एक अनुशासित या फिर अलग तरह का एक व्यक्ति बन चुका है, उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ चुके हैं। इसके अलावा उसके पास बहुत अच्छे रोजगार के अवसर नहीं होंगे। हालांकि एक जो पूरी बात है वो यही है कि इससे कहीं ना कहीं हमें मानकर चलना है कि बेहतरी के लिए इसका ज़्यादा उपयोग होगा। और ये देखिए, लाभ और हानि यानी कि जो सीमाएं हैं वो हर योजना के अंतर्गत होती है, जो नुकसान की संभावनाएं हैं वो भी हर योजना के अंतर्गत देखी जा सकती है। लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए किसी भी योजना के अंतर्गत, जो भी उससे हमें उसकी सीमाएं या फिर नुकसान की संभावनाएं दिखाई देती हैं उनको हम कम से कम कर सकें, ठीक। तो अब जो आलोचनाएं हैं उनको भी थोड़ा सा देख लें। तो पहली बात तो यही आलोचना है कि 4 साल बाद व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, और बेरोजगार हो जाएगा और उसको कोई और नौकरी नहीं मिली तो फिर उनको रेडिकलाइज किया जा सकता है, यानी उनको जो एक तरह की चरम घटनाएं हैं या चरमपंथी सोच है उससे उनको प्रभावित किया जा सकता है। चूंकि वो एक ट्रेंड पर्सनल्स होंगे इसलिए उनकी इस योग्यता का या फिर उनके इस कौशल का दुरुपयोग किया जा सकता है, ठीक। इसके अलावा उनके लिए बहुत ज़्यादा रोजगार के अवसर नहीं होते। अभी ही जो आर्मी से पर्सनल्स रिटायर होते हैं उनको बहुत अच्छे रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते, उनको कहीं ना कहीं गार्ड की नौकरी या कुछ छोटी मोटी नौकरियां ही मिल पाती हैं, ठीक। इसके अलावा एक और बड़ी बात ये कही गई है कि सिर्फ 6 महीने की जो ट्रेनिंग दी जाने की बात कही गई है वो अपर्याप्त है, क्योंकि सेना के अंतर्गत जो भी सैनिक, अगर हम देखें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अंतर्गत, तो एक लंबी प्रक्रिया से वो गुजरते हैं और धीरे धीरे अभ्यस्त होते हैं। ऐसा माना गया है कि 3 से 4 साल 5 साल तो उनको ठीक से चीज़ों को सीखते सीखते लग जाएगा। तो 6 महीने की ट्रेनिंग किस तरह से कारगर होगी जब उनको युद्ध के दौरान कहीं भेजा जाएगा। अभी इस बात को देखा जाता है कि जो आर्मी की संरचना है वो कई सारी बटालियंस में बटी हुई है, अलग अलग रेजिमेंट्स का सिस्टम मौजूद है। तो जब कोई सैनिक युद्ध पर जाता है तो उसके अंतर्गत जो उसकी रेजिमेंट की साख है उसके परिवार के लिए वो सोचता है, उसको पूरे देश की सेवा से जुड़ी भावनाएं उसके अंतर्गत होती हैं, तो उसको लंबी सर्विस करनी होती है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे जाता है, ठीक। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जब लोगों को उसमें भेजा जाएगा
तो ऐसी संभावना जताई गई है, जो आर्मी के कुछ रिटायर पर्सनल्स हैं या फिर कुछ और लोग हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि संभावना ये हो सकती है कि जब व्यक्ति को पता होगा कि उसको केवल 4 वर्ष ही नौकरी करनी है, तो वो क्यों उसमें एक तरह से आगे बढ़ करके कार्य करेगा। तो इसकी भी संभावना है, अगर वह पीछे हटता है तो उसकी जो पूरी यूनिट है उसमें पैनिक फैल सकता है, ऐसी संभावना है। तो जो 6 महीने की ट्रेनिंग है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा जो स्कीम है उसको लार्ज स्केल पर शुरू करने की बात कही गई है, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही लेवल पर इसको शुरू कर रहे हैं। जबकि शुरुआत में इस तरह की स्कीम जब लागू करने की बात आई थी तो उसको केवल आर्मी के स्तर पर ही लागू करना था, लेकिन अब ये तीनों ही लेवल पर लागू करेंगे। इसके अलावा जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हमारे पास, वो एक तरह से गेस्ट सोल्जर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, गेस्ट सोल्जर्स हैं। तो गेस्ट सोल्जर्स का उपयोग करके हम एक बड़ी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे, ऐसी भी संभावना है। इसके अलावा वही एकजुटता की भावना की कमी, कि कुछ सैनिक जल्दी रिटायर होने वाले हैं, कुछ लंबे समय तक काम करने वाले हैं, तो उनके बीच में तालमेल कैसे बैठेगा। बहरहाल इस पूरी योजना के अंतर्गत हमें जो प्रमुख बातें दिखाई दे रही हैं वो यही हैं कि सरकार का जो उद्देश्य है वो बेहतरी के लिए है। इससे सेना का आधुनिकीकरण निश्चित रूप से उसको बढ़ावा मिलेगा। वेतन और पेंशन जैसे जो मुद्दे हैं उनको भी यहाँ पर सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो कुछ इस तरह की समस्याएं या चिंताएं जताई गई हैं, सरकार को चाहिए कि इस तरह की चिंताओं पर सरकार खुल करके बातचीत करे, या फिर जो समस्याएं हैं उनका किस तरह से इस योजना के तहत आने वाले समय में कुछ अपडेशन ला करके इनका भी निदान करने की कोशिश करे, तो एक अच्छी योजना यह साबित हो सकती है। ठीक है, तो अब इस योजना से जुड़ा हुआ हम एक सवाल देखें। सवाल क्या कहता है, सरकार द्वारा हाल ही में किए जाने वाले सैन्य सुधार सेना में आधुनिकता को बढ़ावा देने के साथ सैन्य एकजुटता के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। ठीक, तो अग्निपथ योजना के संदर्भ में कथन का परीक्षण कीजिए। आपको इस कथन के बारे में बताना है, चूंकि कथन में दोनों ही बातों को हमने शामिल कर दिया है। इसमें क्या कहा गया है कि हाल ही में किए जा रहे या किए जाने वाले जो सैन्य सुधार हैं उससे आधुनिकता को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक, लेकिन सैन्य एकजुटता के लिए वे कैसे चुनौती पेश कर सकते हैं, दोनों ही बातों को आपको लिखना है। यहाँ पर परीक्षण, मूल्यांकन, इन सभी शब्दों में आप दोनों बातों को शामिल करते हुए जब इसको कंक्लूड करेंगे तब आप इस बात को एक पॉजिटिव नोट के साथ जरूर कंप्लीट कीजिएगा कि ओवरऑल किसी भी योजना के अंतर्गत एक सीमाएं होती हैं, लेकिन अभी यह योजना लाई गई है, इस हिसाब से आने वाले समय में इस योजना के अंतर्गत जो खामियां होंगी वो सामने आएंगी और उस समय के हिसाब से उनका भी निदान किया जाएगा। तो कोई भी योजना अभी चूंकि लाई गई है, सरकार ने उसको शुरू किया है, तो हमें उसको पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इस सवाल को आप चाहें तो लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में कुछ अन्य महत्वपूर्ण और रोचक विषय के साथ जिस पर हमारा फोकस रहेगा। पढ़ते रहिए। शुक्रिया।